हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस क्या होता है, कैसे कंट्रोल करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल एनर्जी वगैरह सारी चीज़ों से प्रोड्यूस होते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर फैक्ट्रीज जो है वो रिलीज़ करती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स एंड केमिकल रिएक्शंस की वजह से इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है। अब उसके बाद देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कैसे कैसे निकलता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग करते हैं तो फ्यूल्स जो रहता है, फ्यूल्स का बर्निंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह सारी चीज़ें निकलती है, जो गैसोलीन और डीजल्स वगैरह जो होती है, पेट्रोल वगैरह बर्निंग होता है उसकी वजह से। एग्रीकल्चर के अंदर तो जो पशु पशु होते हैं उसको अगर पालेंगे हम लोग तो वहाँ पे उनको खाना खिलाने के लिए खेती करनी पड़ेगी हमको, वगैरह सारी चीज़ें अगर देखेंगे। उसके अंदर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो फर्टिलाइज़र के अंदर से नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस निकलते हैं। उसके बाद देखेंगे रेसिडेंशियल एनर्जी। तो रेसिडेंशियल एनर्जी में होम्स कंट्रीब्यूट थ्रू हीटिंग, कूलिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो उसके अंदर से भी इलेक्ट्रिकल जनरेशन के अंदर हम कोयला यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और अदर हीटिंग इफेक्ट्स जो भी है, एसी वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके अंदर से गैसेस निकलने के चांसेस हमारे रहते हैं। द अलार्मिंग इफेक्ट्स ऑफ जीएचजी एमिशन। अब उसके कारण क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे, तो ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर, राइजिंग टेम्परेचर लीड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो जीएचजी एमिशन के कारण टेम्परेचर राइजेज होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ड्यू टू जीएचजी एमिशन ओजोन लेयर जो हमारा रहता है वो डिप्लेटेशन होने का चांसेस है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर राइजेज हो सकता है। अब टेम्परेचर राइजेज होगा तो उसी टाइम पे ग्लेशियर्स वगैरह जो भी है वो पिघलने के चांसेस है, और पिघलने के बाद वो सी लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, तो उसके कारण भी जीएचजी एमिशन का इफेक्ट पड़ता है। ओशन एसिडिफिकेशन। अब समुद्र जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे बड़ा एब्जॉर्प्शन है, तो एब्जॉर्ब करता रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को, तो वहाँ पे एसिडिक होने के चांसेस है ओशंस के, और मरीन लाइफ को भी हार्म कर सकता है। जो समुद्र के अंदर जीवाणु रहते हैं, तो मछलियाँ वगैरह रहती है, तो उसके कारण उनको भी हार्म हो सकता है। इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट्स। अब उसके वजह से इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकती है। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकती है, जैसे कि दुकाड़ पड़ना, फ्लड आना, हीट वेव्स आना वगैरह। इंटेंस हरिकेन्स एंड टाइफून्स, मतलब हरिकेन और टाइफून्स जो चक्रवात वगैरह आने के, साइक्लोन आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, और कुछ निश्चित नहीं रहता है। जैसे कि आप आजकल देख रहे हो कि गर्मियों के सीज़न में गर्मी ज़्यादा है, ठंडी के सीज़न में ठंडी ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स बढ़ने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। से वेयर ड्रॉट्स एंड वाइल्ड फायर और दुकाड़ पड़ने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन, थ्रेटन स्पाइसीज। अब ये सारी चीज़ें जो है वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट करती है। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड सोसाइटी। ह्यूमन हेल्थ और सोसाइटी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, तो रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है, पुअर एयर क्वालिटी की वजह से, पॉल्यूशन होगा उसकी वजह से रेस्पिरेटरी इफेक्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। फूड एंड वाटर इनसिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स एग्रीकल्चर एंड वाटर अवेलेबिलिटी। क्लाइमेट चेंज होगा तो वाटर, एयर बराबर नहीं मिलेगी, वाटर सही मात्रा में आपको नहीं मिलेंगे, वो सारी चीज़ें होने के चांसेस आपको, ये तो हीट, उसकी वजह से ज़्यादा आने के चांसेस है, वो सारी चीज़ें। डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन। तो
सी लेवल अगर बढ़ेगा तो वहाँ से नियर बाय पॉपुलेशन को आपको दूसरी जगह पे डिस्प्लेस करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा दूसरी जगह पे, और रिलोकेशन करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज़ टू रिड्यूस एमिशंस। अब देखते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव ले गए और पॉलिसीज़ सेंट्रल लेवल पे और स्टेट वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या पॉलिसीज़ लिए गई है जिसके कारण हम लोग जीएचजी एमिशन को कंट्रोल कर पाए। तो पेरिस एग्रीमेंट एंड क्योतो प्रोटोकॉल, फॉरेस्टर ग्लोबल कोऑपरेशन वगैरह सारी चीज़ें होती। पेरिस एग्रीमेंट वगैरह जो हुआ था उसके अंदर देखा गया हमने कि वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज साथ में इकट्ठा होकर उन्होंने प्लेज लिया कि भाई हम लोग जीएचजी एमिशन को रिड्यूस करेंगे। नेट ज़ीरो जो होता है, आप आजकल बहुत सुने होंगे नेट ज़ीरो। तो नेट ज़ीरो क्या है कि कार्बन एमिशंस को हम लोग कम करेंगे। उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, एमिशंस को कम करना पड़ेगा, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कार्बन एमिशंस हम लोग कंट्रोल कर पाए वगैरह सारी चीज़ें। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे टारगेट्स करें, सोलर, विंड पावर वगैरह चीज़ें। फिर कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म, कार्बन टैक्सेस, कैप एंड ट्रेड सिस्टम, इनिशिएटिव्स, रिडक्शंस। तो कार्बन प्राइसिंग के लिए भी हम लोग काम करना पड़ेगा कि कोई ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट ना करे, जीएचजी एमिशन ज़्यादा ना क्रिएट करे। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ फॉर एमिशंस ऑफ कार्बन, जो कार्बन कैप्चर्स करेंगे टेक्नोलॉजी जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करे इंडस्ट्रियल सोर्सेज के वहाँ से। तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप हो रही है। अच्छा, एनर्जी स्टोरेज, तो एडवांस बैटरीज फॉर ग्रिड स्टेबिलिटी एंड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन। तो आजकल आप देखोगे कि हाइब्रिड व्हीकल आने लगे हैं। तो हाइब्रिड व्हीकल जो हमारा फ्यूल बर्निंग होता है, गाड़ी चलती है तो उससे भी वो बैटरीज चार्ज होती रहती है और उससे उसका ही यूज़ करके गाड़ी को चलाने में हेल्पफुल हमको होता है। तो वो वन टाइप ऑफ एनर्जी सेविंग हो जाता है। स्मार्ट ग्रिड्स, ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन एफिशिएंटली। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे हमारी एनर्जी लॉस होती है। जैसे कि आप देखोगे कि जो तारे जाती है बिजली की, उसके अंदर हम लोग कैसा इंसुलेशन प्रोवाइड करें कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हमारा कम हो जाए, जो एनर्जी लॉस है वो कम हो जाए। इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एक्शंस टू मेक डिफरेंस। अब क्या क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए ताकि हम लोग इसको खुद से ही हम लोग शुरुआत हमसे ही करनी पड़ेगी। अगर हर एक बंदा अगर छोटा सा कंट्रीब्यूशन उसके अंदर देगा तो वो हमारे लिए फ़ायदा कारक होगा जीएचजी एमिशन को रिडक्शन करने के लिए। तो रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकल पॉलिसी जो है एनवायरनमेंट की, उसको हमको फॉलो करना है कि कम से कम रिड्यूस मतलब एनर्जी यूटिलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो ज़्यादा कम से कम यूज़ करें हम लोग। जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें। रीयूज़ का मतलब है कि हम कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उसको रीयूज़ कर सकें और वापस से उसको यूज़ करेंगे तो हमारा जो दूसरा नया कुछ परचेस करके हमको कुछ फिर से उसके ऊपर एमिशंस खर्च करना पड़े, वो सारी चीज़ें ना हो। रिसाइकलिंग कर सकते हैं हम लोग कि फिर से बार बार वही चीज़ को यूज़ करें। ऐसा कुछ सिस्टम लाओ कि एक चीज़ यूज़ एंड थ्रो ना हो, सारी चीज़ें हम उसको फिर से यूटिलाइज़ करके फिर से हम लोग रिसाइकलिंग करके यूज़ कर सकें। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ऑप्ट फॉर वॉकिंग, बाइकिंग एंड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो कोशिश करो कि चल के जाओ तो चल के जा सकते हो तो चल के चले जाओ। अब चल के ना जा सकते हो बाइक लेके जाओ। बाइक की जगह कार लेके जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर बाइक लेके जा सके काम हो सकता है तो हमको कार लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो। एनर्जी एफिशिएंसीज, लोअर कंजप्शन एट वर्क, एट होम एंड वर्क। तो कम से कम एनर्जी यूज़ करो घर पे और वर्क पे भी। कि कहीं पे आपने काम करते टाइम पे देखा कि भाई इधर में कोई बैठा नहीं है और वहाँ पे लाइट और फैन चालू है, तो उसको आप लोग क्लोज़ करके वो कर सकते हो। तो हम लोगों को छोटा छोटा इनिशिएटिव्स भी अगर कुछ लेंगे, फैन
घर पे ज़रूरत नहीं है तो नहीं चलाना है, एनर्जी का कहीं ज़रूरत नहीं है तो नहीं चलाना है, या तो कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट्स आप ला सकते हो कि जिससे फ्यूल जो है वो हमको खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े और उसके कारण जो GHG एमिशन हो रहा है वो हम कंट्रोल कर सकें। तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज़ आप अपनी इंडस्ट्री में या तो घर पे यूज़ कर सको तो कर सकते हो। घर पे इलेक्ट्रिसिटी हीटर की जगह पे आप सोलर यूज़ कर सकते हो, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू ऑल।